हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा न्यूज़ चैनल में स्वागत है आपका। प्रकाश का परावर्तन आज पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक बाह्य कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह भौतिक बाह्य कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। मैक्सवेलर के अनुसार प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कैसा तरंग है? मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया। प्रकाश के तरंग सिद्धांत बाबू किसने दिया? प्रकाश के तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया। प्रकाश के इकाई का सिद्धांत किसने दिया? प्रकाश के इकाई का सिद्धांत न्यूटन ने दिया। पूछेगा प्रकाश के इकाई का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रकाश के इकाई का सिद्धांत न्यूटन ने दिया। प्रकाश के अपेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया। प्रकाश के अपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की बात करें तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब एंगस्ट्रॉम होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के माइनस 10 घात मीटर होता है। क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के माइनस 10 मीटर घात होता है। प्रकाश की चाल की बात करें तो प्रकाश की चाल की खोज रोमन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? रोमन नामक वैज्ञानिक। प्रकाश की चाल की खोज किसने किया था? रोमन नामक वैज्ञानिक। प्रकाश की चाल की खोज किसने किया? रोमन नामक वैज्ञानिक ने। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल की बात करें तो प्रकाश की चाल हवा में कितना होता है? 3 × 10 की पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। डी ब्रोगली दत्त प्रकृति कण तरंग, ये प्रकाश की चाल दत्त प्रकृति कण का डी ब्रोगली है। निर्वात में हवा वायु का 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल की बात करें तो 3 × 10 की पावर 5 किलो प्रति सेकंड होता है। और निर्वात की बात करें, निर्वात मतलब हवा की बात करें तो 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। जल में 2.25 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसमें सब में किलोमीटर प्रति सेकंड हटा। चलिए, कांच में 2 × 10 की पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तरपीन के तेल में 2.56 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति किलो। तरपीन के तेल में कितना होता है? 2.56 × 10 की पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। रॉक साल्ट में 1.96 × 10 की पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में होती है। पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? वैसा माध्यम जिनमें प्रकाश पूर्णतः आर पार हो सके उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल, हवा, शीशा, कांच। हवा, शीशा में कांच आसानी से हवा पास हो जाता है या नहीं? हो जाता है ना। अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिनमें प्रकाश की किरण आर पार ना हो सके उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे बोर्ड, बेंच, पत्थर, इस सब में मतलब हवा पास नहीं होता है। इसमें हवा एक ही कोना में रहता है। अपारदर्शी पदार्थ में हवा आर पार नहीं करता है। अब है परभासी पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिनमें प्रकाश की किरण असंत पार करे उसे परभासी पदार्थ कहते हैं। परभासी पदार्थ का एग्जाम्पल, कुहासा में पूरी तरह से ही रोशनी नहीं आता है, थोड़ा आता है। तेल लगा हुआ कागज में पूरी तरह से प्रकाश नहीं आता है। घिसा हुआ कांच में भी पूरी तरह से प्रकाश नहीं आता है। अब दीप्त पदार्थ की बात करें, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे दीप्त पदार्थ कहते हैं। दीप्त पदार्थ क्या है? बल्ब, मोमबत्ती, सूर्य, ये सब स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसे दीप्त पदार्थ कहते हैं। अदीप्त पदार्थ, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित ना करे उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं।
ये भी अदीप्त पदार्थ है। अब किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज, किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसमें इसे प्रकाश पुंज भी कहते हैं। इसे प्रकाश पुंज भी कहते हैं। यह 3 प्रकार के होता है। पहला अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। क्या? पहला अभिसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, तीसरा समांतर किरण पुंज। अब है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ देखिए एक बिंदु है, आया यहाँ से किरण, मिला, यहाँ से किरण आया, फिर मिला, मिलती है ना, एक ही बिंदु से आकर मिलती है, किरण आती है एक ही बिंदु से आकर मिलती है, इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक ही बिंदु से विभिन्न दिशाओं में अपसृत होती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक ही बिंदु से विभिन्न दिशाओं में अपसृत होती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? समांतर किरण पुंज ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ये देखिए एक दूसरे के, ये पूरा समांतर है, एक दूसरे के समान है ना, एक दूसरे के समांतर है, सब चारों एक दूसरे के समांतर, इसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन, अब प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो प्रकाश के परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है और वापस उसी दिशा में टकराकर लौट जाती है, उसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है, वापस टकराकर उसी दिशा में लौट जाती है, उसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। ये हमारा समतल सतह, ये क्या है? समतल सतह। यह है अपतन बिंदु, ये अपतित किरण है, यह है जो अपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये प्रकाश की किरण है, ये अभिलंब है, ये बीच में जो है ये घिंचा, ये अभिलंब है। अपतित किरण किसे कहते हैं? आने वाली किरण को अपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को अपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को अपतित किरण किसे कहते हैं? सिंपल, ये देखिए आने वाली किरण को अपतित किरण कहते हैं। और फिर परावर्तित किरण किसे कहते हैं? जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अपतित किरण किसे कहते हैं? आने वाली किरण को अपतित किरण कहते हैं। अब अभिलंब, अपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब क्या कहलाता है? अपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अपतन बिंदु पर डाला गया लंब, अपतन बिंदु पर ये डाला गया लंब क्या कहलाता है बाबू? अभिलंब कहलाता है। ठीक है। अब अपतन बिंदु है अपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पर आकर मिलते उसे अपतन बिंदु कहते हैं। ये अपतित किरण हुआ, ये अपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब किस बिंदु पर आकर मिलती है? अपतन बिंदु पर आकर मिलती है, तो इसीलिए इसको अपतन बिंदु कहते हैं। क्या? अपतन बिंदु किसे कहते हैं? अपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो अपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं उसे अपतन बिंदु कहते हैं, उसे अपतन बिंदु कहते हैं। अब अपतन कोण, अपतित किरण और अभिलंब, अपतन कोण, अभिलंब के बीच बने कोण को अपतन कोण कहते हैं। अपतन कोण, अभिलंब के बीच बने कोण को अपतन कोण कहते हैं। अपतन कोण। अब परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के प्रकार, प्रकाश के अपवर्तन के 2 प्रकार होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 प्रकार होते हैं। पहला नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन की बात करें तो वैसा परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है और नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन मतलब समझिए, कोई जब प्रकाश के परावर्तन किसी चिकनी और चमकीली सतह पर दर्पण पर आईना पर पड़ता है और आसानी से नियमित रूप से वह परिवर्तित हो जाती है, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। अब नियमित परावर्तन ये देखिए, आया गया,
परावर्तित होकर गया, आया सीधा परावर्तित होकर गया, दर्पण पर पड़ता है और सीधा जाता है, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन वैसा परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरण किसी रुखड़ी सतह पर पड़ती है तो अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, उसे अनियमित प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। अनियमित प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। अनियमित प्रकाश के परावर्तन समझे, ये रुखड़ी सतह, 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 प्रकाश के परावर्तन पड़ता है और सीधा कई दिशाओं में जाकर इधर उधर जाकर फैल जाता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम आप बात करें, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के बाबू 2 नियम होते हैं। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा, अपतित किरण। दूसरा, अपतित किरण, परावर्तित किरण और अपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब बात करें दर्पण की। मिरर, दर्पण वह है जिसमें प्रकाश के परावर्तन नियमित रूप से हो जाता है, साथ ही एक सतह रजित होनी चाहिए। दर्पण, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण वह है जिसमें प्रकाश के परावर्तन नियमित रूप से हो और साथ में एक सतह रजित होना चाहिए। आईना में देखेंगे तो पीछे वाला भाग रहता है, जो कलर रहता है वो रजित रहता है, इसी के कारण हम लोग अपना फेस देख पाते हैं दर्पण में। दर्पण के प्रकार की बात करें, दर्पण के प्रकार। दर्पण, समतल दर्पण 4 प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण, 3 प्रकार के ये है। और ये गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल उसे समतल दर्पण कहते हैं। कैसा? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ये समतल सतह। समतल दर्पण की विशेषता, यह दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ये कैसा प्रतिबिंब का निर्माण करता है? काल्पनिक। यह दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। इस दर्पण में वस्तु दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v दोनों बराबर होते हैं, अर्थात u बराबर v। यदि कोई मनुष्य पूरी प्रतिबिंब अपना दर्पण में देखना चाहता है तो मनुष्य की आधी होनी चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपना पूरा प्रतिबिंब देखना, अगर माने कि मनुष्य अगर वो 10 फीट का है तो उसका प्रतिबिंब 5 फीट का होनी चाहिए, तो वो अपना पूरा दर्पण देख सकता है आईना में। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है। दो समतल दर्पण के बीच बने प्रतिबिंब की संख्या। अब है अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह घसी हुई हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह घसी हुई हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण वस्तु से छोटा, बड़ा और बराबर प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो वस्तु से छोटा, बड़ा और बराबर प्रतिबिंब बनाता है। ये परवलयिक सतह, ये है जो ये परवलयिक सतह, और ये है जो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के उपयोग की बात करें तो हजामती दर्पण में अवतल दर्पण के उपयोग हजामती दर्पण में, सौर भट्टियों में, स्त्रियों के नाक कान जांच करने में, गाड़ियों के अग्रदीप लाइट में, गाड़ियों की हेडलाइट में। अब उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरी हुई हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरी हुई हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का एक और नाम है अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अब उत्तल दर्पण वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है।
उत्तल दर्पण वस्तु से कैसा प्रतिबिंब बनाता है? हमेशा छोटा प्रतिबिंब। ये उत्तल दर्पण है जो एटीएम और दूसरे स्थानों पर सुरक्षा के लिए भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण ये रहा, उत्तल दर्पण ये रहा। अवतल दर्पण तो ऐसे था, अवतल दर्पण ऐसे था, लेकिन उत्तल दर्पण ऐसे है। उत्तल दर्पण के उपयोग गाड़ियों के साइड मीटर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ियों के साइड मीटर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गलियों के स्ट्रीट लाइट में ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आवर्धक चश्मा बनाने में उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखिए। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखिए। अब इधर अवतल दर्पण, इधर उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण, इसका परावर्तक सतह घ से हुई होती है। अब अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसी होती है? अवतल दर्पण का परावर्तक सतह घ से हुई होती है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण वस्तु से काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण वस्तु से काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण से पहले इधर बात कर लेते हैं। इसका परावर्तक सतह उभरी होती है। जो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह होती है वो उभरी हुई होती है। इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण में केवल वस्तु से काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण वस्तु से केवल छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण वस्तु से हमेशा केवल छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा और छोटा बराबर प्रतिबिंब बनाता है। बड़ा छोटा बराबर प्रतिबिंब बनाता है। गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ियों के साइड मीटर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ियों के साइड मीटर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। ध्रुव किसे कहते हैं? पोल के माध्यम बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित करते हैं। ये रहा ध्रुव, इसे P द्वारा सूचित करते हैं। अब फोकस जब प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर प्रकाश की किरण गुजरती है उसे फोकस कहते हैं। फोकस किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे फोकस कहते हैं। फोकस तो समझ गए। फोकस को F द्वारा सूचित करते हैं। फोकस से F को सूचित करते हैं। अब वक्रता केंद्र उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रा केंद्र को C से डिनोट करते हैं, मतलब C से सूचित करते हैं वक्रता केंद्र। फोकस दूरी या फोकसांतर या नभ्यांतर तीनों एक ही होते हैं। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस दूरी को फोकसांतर कहते हैं। फोकसांतर किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस की दूरी को फोकसांतर कहते हैं। फोकसांतर किसे कहते हैं? अब बात करें, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच हो तो काल्पनिक ये सीधा रहता है, दर्पण के पीछे रहता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। अब अवतल दर्पण की कुछ महत्वपूर्ण बातें ये सब याद कर लीजिएगा। वस्तु का स्थान जब वस्तु का स्थान F पर हो तो प्रतिबिंब स्थान कैसा बनेगा? अनंत बनेगा। प्रकृति वास्तविक उल्टा बहुत बड़ा ही। जब अनंत पर हो, जब वस्तु का स्थान अनंत पर हो तो प्रतिबिंब का स्थान F पर होगा। प्रकृति वास्तविक उल्टा बहुत ही छोटा। जब वस्तु का स्थान C पर हो तो प्रतिबिंब भी इसका C पर बनेगा। वास्तविक उल्टा बराबर बनेगा। जब वस्तु अनंत तथा C के बीच हो तब C तथा F के बीच बनेगा, इसका स्थान रहेगा और ये वास्तविक उल्टा छोटा प्रकृति इसका रहेगा। जब C तथा F के बीच हो तब अनंत तथा C के बीच इसका स्थान होगा और ये वास्तविक उल्टा बड़ा बनेगा। जब F तथा बीच के रहेगा तब दर्पण के पीछे और काल्पनिक सीधा बड़ा। अब उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब के अस्थाई JMP काल्पनिक अवतल उत्तल समतल होता है। क्या होता है? काल्पनिक उत्तल समतल। अब समतल दर्पण का आवर्धन होता है। समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। इसका कारण बताएं। समतल दर्पण को आवर्धन है, इसका कारण यह है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई आपस में बराबर होता है। M = NI/N हो।
अब परवलयिक दर्पण है। परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं? परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय ना हो, अर्थात अंडे के आकार की हो, उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूरे गोलीय ना हो, अर्थात अंडे के आकार का हो, उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। क्या परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं? समझ गए? दर्पण की पहचान। यदि अंगूठे को किसी दर्पण के सामने रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब समान आकार का बनता है। उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? समान आकार का बनता है, तो वह दर्पण समतल होगा। समतल दर्पण का पहचानने का नियम समझे ना। यदि अंगूठे को किसी दर्पण के सामने रखा जाता है तो उसका जो आकार होता है वो समान होता है। क्या होता है? समान। जैसा था वैसा ही रहता है, उसका वैसा ही आकार बनता है, उसी को समतल दर्पण होगा। यदि अंगूठे को किसी दर्पण के सामने रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब उससे बड़ा बनता है, तो उसका वह दर्पण अवतल होगा। वह दर्पण कैसा होगा? अवतल होगा। यदि अंगूठे को दर्पण के सामने रखा जाए उसका प्रतिबिंब छोटा बनता है तो वह उत्तल दर्पण होगा। कैसा दर्पण? यदि अंगूठे के सामने दर्पण को रखा जाए और उसका प्रतिबिंब छोटा बनाता है तो वह दर्पण होगा जो उत्तल दर्पण होगा। दर्पण समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है, उत्तल दर्पण का 1 से ज़्यादा होता है और अवतल का 1 से कम होता है। अब लास्ट है एक क्वेश्चन। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में क्यों करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। समझे? अब ये चैप्टर हो गया खत्म। द चैप्टर इन